हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी इतने कट्टर हिंदुत्ववादी हैं। सनातन के नाम पे सरकारें बन रही हैं, हिंदुत्व के नाम पे सरकारें बन रही हैं। कोई राम जी का नाम ले रहा है तो कोई हनुमान जी का नाम ले रहा है। तो यहाँ पे तो हम ये नहीं कह सकते ना, हिंदुत्व का मुद्दा नहीं उठाएंगे तब तक जो है कि हम चुनाव नहीं जीत सकते। आपने देखा होगा राहुल जी भी जनेऊ पहन के निकले, अपना अखिलेश जी भी जो है कि तमाम। न्यायालय तक ये बात जाती ही क्यों है कि लोगों को अपना अधिकार मांगने के लिए फिर एक बार न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है। जी जिस मंदिर में है उसका सेवा करने वाले के घर में रोटी जा रही है कि नहीं, इस पे विचार कौन करेगा। एकदम ट्रांसपेरेंट चश्मे से तो लॉलीपॉप, सहूलियत के नाम पे जनता से धोखा। 4.5 साल लोगों को भटकाएंगे, जब अगला चुनाव 6 महीने का रह जाएगा तब वही देना चालू करेंगे। तब लोगों के बीच में मैसेज जाएगा कि भाई देने तो लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। इस समय हम लोग पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं और एक खास मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति के साथ में लगातार वो हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने आते रहे हैं। वो शख्स, वो ऐसी शख्सियत जो टीम फाटक संघर्ष समिति, आज हमारे साथ में टीम फाटक संघर्ष समिति से SK चौबे जी हमारे बीच में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आपने जाना है और सुना भी है आपने, और जहां तक आपसे हमारे पता लगा कि आपकी संजय सिंह जी से भी बात हुई है, जो कि आम आदमी पार्टी के मंत्री पद पर हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, केजरीवाल जी के द्वारा जो ग्रंथियों के लिए, पुजारियों के लिए सैलरी के माध्यम से कहिए या यूं कहिए कि उन लोगों को एक सम्मान राशि 18,000 रुपए की जो है वो दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात अब ये रह गई है कि इस समय दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सरकार होने के बावजूद चुनाव जो है तकरीबन अभी 2 महीने के अंदर में चुनाव भी हो जाएंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद में उन लोगों को ये सब चीजों की सुविधा मिलेगी, उनको सम्मान राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस विषय के ऊपर में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। आपकी क्या राय होगी और कैसा जो लोग सोचते हैं और आपके नजर में इन सब चीजों को लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे। BS News 8 का इस बात को जो है कि एक स्थान देने के लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। शुक्रिया जी। और क्षेत्र की जनता के साथ दिल्ली के समस्त पुजारी, ब्राह्मण, ग्रंथियों को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी आवाज़ को बुलंद करने वाले लोग दिल्ली के पटेल नगर में बैठे हुए हैं। आप इनको आगे लेके आइए और इनका जो है कि कद बढ़ाइए, जिससे आपकी आवाज़ बुलंदी से उठा सके। मैं बताना चाहूँगा आपको जी कि कई राज्यों के में जो सरकारें बनी, बीजेपी की बनी या अन्य दलों की बनी, जैसे कि मध्य प्रदेश देख लिया जाए, उत्तर प्रदेश देख लिया जाए, हरियाणा देख लिया जाए, राजस्थान देख लिया जाए, झारखंड देख लिया जाए, छत्तीसगढ़ देख लिया जाए, इन सब जगहों पे तमाम धर्म के लोगों को कुछ न कुछ सरकार द्वारा मानदेय दिया जा रहा था। यहाँ तक कि बाबा हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी इतने कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, वे भी अपने सरकार में जो है कि मानदेय दे रहे हैं विभिन्न धर्म के लोगों को। काफ़ी वर्किंग करने के बाद जब हम लोगों ने जब देखा कि ब्राह्मणों को, मंदिर के पुजारियों को, जो कि सनातन की बात को लेकर के जो है कि लगातार घर घर में जा रहे हैं और सनातन के नाम पे सरकारें बन रही हैं, हिंदुत्व के नाम पे सरकारें बन रही हैं, उसको प्रचार करने वाले ब्राह्मणों को, पुजारियों को कोई सेवा नहीं मिल रही सरकार के द्वारा। मतलब आपका निशाना इस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे है और दिल्ली के अंदर में खास नहीं, उन्हीं का नहीं। कोई राम जी का नाम ले रहा है तो कोई हनुमान जी का नाम ले रहा है। तो यहाँ पे तो हम ये नहीं कह सकते ना, कोई जो है कि महाकालेश्वर में जाके जनेऊ पहन रहा है, कोई रामेश्वरम में जाके जनेऊ पहन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक, ये तमाम सबको पता है कि जब तक हिंदुत्व का मुद्दा नहीं उठाएंगे तब तक जो है कि हम चुनाव नहीं जीत सकते। ये चीज देखा गया, चाहे वो भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जो है कि कोई भी पार्टी हो।
आपने देखा होगा राहुल जी भी जनेऊ पहन के निकले, अपना अखिलेश जी भी जो है कि तमाम के, मैं किसी पार्टिकुलर पार्टी की नाम नहीं लेके कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे ये समझ में आया कि क्यों ना इन सरकारों को जो है कि विवश किया जाए कि पुजारी, ब्राह्मण, ग्रंथी, जिनके ऊपर इनका ध्यान नहीं है, उनके ध्यान को केंद्रित किया जाए कि भाई आप सत्ता तक तो पहुंच गए, लेकिन इनकी बात को उठाएगा कौन, इनको मानदेय देगा कौन। तो उसको लेकर के हमने मई से एक मुहिम छेड़ी जी। एक हमने उस समय संगठन बना सनातन धर्म रक्षक दल, जो कि टीम फाटक संघर्ष समिति का ही एक जो है कि यूनिट है। ठीक है। अब उसमें तहत हम काम करने लगे। लगभग 2 महीना काम करने के बाद हमने देखा कि एक संगठन अगर काम करता है तो दूसरा संगठन जो है कि वो भी छोटे छोटे टुकड़ियों में लोग बट करके जो है कि तमाम संगठन है, हजारों संगठन है दिल्ली जैसे राज्य में। तो हमने बोला कि इस संगठन का जो है कि नाम बदल करके, हमने नाम न बदल करके जो एक समन्वय समिति बनाई जिसका नाम रखा सनातन शंखनाद समन्वय समिति। समन्वय का मतलब कि जितने दिल्ली के छोटे मोटे वो हैं गठन है, अपना संगठन है, वो सब इसके अंदर समाहित हो जाएं और हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। लेकिन एक बात मैं अभी जिस तरीके से आपने बताया कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा है, वही अगर न्यायालय तक ये बात जाती ही क्यों है कि लोगों को अपना अधिकार मांगने के लिए फिर एक बार न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है? इसके ऊपर थोड़ी सी आप मेरे को ये सरकारों के जो है कि उदासीनता है। ये सरकारों की उदासीनता है जिसकी वजह से लोगों को बार बार अपने अधिकार के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और उसी के तहत जब हमने योजना बनाई तो धीरे धीरे 10 से 12 संगठन हमारे जो है कि साथ जुड़े और हमारी एक मुहिम चली। और ये मुहिम इतनी तेज चली कि ये लोगों को जो है कि इसके वो हुई भनक लगी। जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, उनसे भी संपर्क हुआ। कांग्रेस का और पदाधिकारियों से मेरी संपर्क हुई जब, तो वो लोग बोले कि इसको हम चुनावी मुद्दा बनाएंगे। तो जब इस चुनावी मुद्दा की बात की तो मैंने बोला कि क्यों एक ही दल चुनावी मुद्दा बनाए। तो मतलब ये जो जिस तरीके का ये बात निकल करके सामने आ रही है पंडितों की, पुजारियों की और ग्रंथियों, ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा तक ही सीमित रहे? अभी मेरी बात को आप सुनिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो मैं बोला कि एक ही दल चुनावी मुद्दा क्यों बनाए। फिर मैंने जो है कि विभिन्न दल के लोगों से मिलना चाहा। ठीक है। तो उसी सिलसिले में हमारी मुलाकात संजय जी से हुई, संजय सिंह जी से। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बात तो सही है। हम बोले कि आप भी हनुमान जी का बड़ा हनुमान चालीसा पढ़े हैं, तो हनुमान जी जिस मंदिर में है उसका सेवा करने वाले के घर में रोटी जा रही है कि नहीं, इस पे विचार कौन करेगा। मेरी बात तुमको जो एक समझ में आई। बोले कि ठीक है, इसको हम जो है कि पंडितों की, पुजारियों की, और मैंने उनको ये बोला कि भाई आप पंडित पुजारी ही नहीं, धर्म के काम करने वाले लोग जैसे ग्रंथी हैं, उनका भी आप लीजिए। आप पास्टर्स वगैरह जो भी अन्य धर्म के लोग हैं उनको तो आप दे ही रहे हो। मैं किसी का रोकना नहीं चाह रहा कि मुझे देना है तो देना है, आप देना जिसको चाहते हो दो। तो अब बात जो है कि आज गई इस पे कि हिंदू के पुजारियों के बारे में क्या किया जाए। हम बोले कि आप ने जो है कि इसमें जितना लंबा खींचा ताना था वो आप खींच तान लिए। ठीक है। अब इसको खींचे तानी मत। अगर आप ये हमारा मुद्दा उठाते हैं, आप जो है कि अपने उसमें डालते हैं, तो वो हमारे लिए जो है कि एक बड़ी बात होगी। वो बोले कि ठीक है, आश्वस्त करता हूँ, मैं आपकी समस्या को उठाऊंगा। उनका उद्देश्य था कि मुझे पार्टी में शामिल करना। मैंने उनको, मतलब आपको जो है वो पार्टी में शामिल करने की बात नहीं लग गई। ठीक है। तो मेरा एक ही वो था कि भाई देखिए, अब हमारी विचारधारा आपकी विचारधारा से भिन्न है। जब हमने संघर्ष किया, जब हमने आंदोलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो दौर कुछ और था। अब आपका दौर कुछ और है, हमारा दौर कुछ और है। मैं जमीन पे रह के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, आपका जो है कि अलग सोच है।
तो आप अपने उसमें काम करिए, हम अपना आपको एक मुद्दा दे रहे हैं, आप इसको उठाइए। तो बोले कि इसमें होगा काम। देखिए संजोग देखिए कि अगले ही संडे को ठीक है। ये घोषणा हो जाती है। ऐसा जो पिछले संडे गया है उसके अंदर में घोषणा भी हो गई है। ठीक है। घोषणा हो जाती है, अच्छी बात है। ये बाजी मारने के लिए बीजेपी को आगे आना चाहिए। मैं वीरेंद्र सचदेवा जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे लाइन में लगा हूं कि मुझे अपॉइंटमेंट दे दीजिए, एक मुलाकात हो जाए, मेरी समस्या आप सुन लीजिए। जबकि इन लोगों से मैं कुछ वो नहीं दिया, कागज वगैरह कुछ नहीं दिया, क्योंकि ऐसे ही मैं मुलाकात किया था। वो हमारे पॉइंट्स को पकड़ लिए। इनके पास बीजेपी के पास जो वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, अभी अपॉइंटमेंट दिए नहीं। अच्छा, आप यहाँ मिलने का कोई अपॉइंटमेंट नहीं? कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और कांग्रेस वगैरह की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, तो भाई जैसे जाके आप मिल लो। वही हाल इनसे भी है, पुराने साथी रहे हैं, तो मुलाकात हो गई। अब होने के बाद जो है कि भाई ये आ गया। अब रह गई बात आपका एक प्रश्न का जवाब है। दूसरा प्रश्न आप बोले हैं कि जैसे मौलानाओं को पिछले 16 महीने से जी वो नहीं मिली। मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2014 में जब सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तो उस समय दिल्ली पे 2000 कुछ रुपए का कर्ज था, 2000 कुछ करोड़ रुपए का कर्ज था। वो कर्ज लगातार बढ़ता गया। ठीक है। वो बढ़ता गया। आज के डेट में दिल्ली के ऊपर 12,600 कुछ करोड़ रुपए का कर्ज है। वो कर्ज बढ़ता जा रहा है। वो कर्ज कहाँ से बढ़ रहा है? फ्री पानी, फ्री बिजली, ये वाला फ्री वाला जो लॉलीपॉप चल रहा है, इसके वजह से आप देख रहे हैं दिल्ली का डेवलपमेंट रुक गया। हर जगह रुका पड़ा हुआ है। हर जगह रुका पड़ा, क्योंकि कर्ज में लगातार दिल्ली जा रही है। केजरीवाल साहब लगातार बोल रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, कर्ज से मुक्त करा दिया। नहीं, जो इकोनॉमिक सरकारी डाटा बोलता है उसके हिसाब से 12,000 समथिंग करोड़ के नुकसान में है, मतलब घाटे में है। इन्होंने आप देख लीजिए कि 16 महीने से जो पेंडिंग है, वो पैसे कहाँ से दें? जल बोर्ड के लोग पैसे के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। आप बस के देखे होंगे, मार्शल्स जो बसों में चलते थे और जगह मार्शल्स लगे थे, वो अपने त्राहिमाम कर रहे हैं सैलरी के लिए। आप जो है कि फ्लड कंट्रोल को देख लीजिए, डूशिप को देख लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को देख लीजिए, कोई डेवलपमेंट का काम चल रहा हो। आप एमसीडी को देख लीजिए कि कोई काम चल रहा हो, कि फंड नहीं है जी, फंड नहीं है। हर जगह फंड नहीं है। तो आप ये बताइए को आदमी जो कि ऑलरेडी 12,000 समथिंग करोड़ रुपए में कर्ज में चल रहा है, बिल्कुल, वो महिलाओं को 2100 रुपए, ब्राह्मणों को जो है 18,000 रुपए कहाँ से देगा, ग्रंथियों को? अब इसमें 3 समुदाय भी आ गए ना, पंडित जी भी आ गए, ब्राह्मण भी आ गए, और वहीं पे ग्रंथी भी आ गए। तमाम रहने वाले जितने भी जो धार्मिक काम करने वाले लोग हैं, उनको तो सभी को देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। क्योंकि एक मंदिर में केवल जो है कि एक ही पुजारी नहीं होता, एक मुख्य पुजारी होता है, उसके सहयोगी भी 1-2 से 4 रहते हैं वो। हाँ, सहयोगी भी 1-2-3 होते हैं। तो ये अब उनको देना किस तरह से देंगे, ये तो जनता को सोचना है कि जो लगातार दिल्ली हमारी कर्ज में जा रही है, वो सरकार में आने के बाद जो वो कर रही है, वो कैसे दे पाएगी? ये एक जो है कि चुनावी वादा है। हाँ, मैं जो चाहता था, हमारे संस्था के अंतर्गत जो बातें होनी चाहिए थी कि ब्राह्मणों की आवाज उठे, पुजारियों की आवाज उठे, ग्रंथियों की आवाज उठे, वो उठ गई, वो उठ गया। तो अब इस पूरे चीज को लेकर के वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए छोटे से थोड़ा सा कहेंगे, तो इस पूरी चीज को एक निचोड़ निकाल करके सिर्फ इसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे? ये लॉलीपॉप या लोगों के लिए सहूलियत, अगर इसको वास्तव में देखा जाए एकदम ट्रांसपेरेंट चश्मे से, तो लॉलीपॉप। सहूलियत के नाम पे जनता से धोखा। सरकार के पास पैसे नहीं है, वो देगी कहाँ? वही हाल होगा। आप देखिएगा कि अभी जो है कि वोट लेकर के जीत के अगर आते हैं, चाहे 2100 रुपए हो, चाहे 4.5 साल लोगों को भटकाएंगे। जब अगला चुनाव 6 महीने का रह जाएगा, तब वही देना चालू करेंगे। तब लोगों के बीच में मैसेज जाएगा कि भाई देने तो लगा। फिर वो चुनाव आएगा, फिर वही 4.5 साल जो एक भटकाएंगे, फिर वही 6 महीना देंगे। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं करने वाले। हाँ, ये है कि जो भी है अगर वो कर दे
जो है कि अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको पंडित जी लोग हैं तो उनको 1,50,000 का फायदा हो जाएगा आखिरी में जाकर के। जो 2100 वाली महिलाओं के बोले उनको भी 10-12 हजार रुपए मिल जाएगा। मतलब वो जो अगला चुनाव जब आएगा तो उसके बीच में हो सकता है, तो कुछ उससे हो पहले जाता है। कुछ नहीं, सरकार की स्थिति नहीं है, उसका उस कंडीशन में सरकार नहीं है। उस कंडीशन में नहीं है। अच्छा चलिए, एक सवाल और मेरा रह गया है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर में 3 साल पहले जो सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, वहीं पर उनको 1,000 रुपए का वादा करने वाले वही केजरीवाल जी थे। उन्होंने अपनी सरकार भी बनाई और आज 3 साल हो चुका है, वहां महिलाओं को 1,000 रुपए नहीं पहुंचा है। इसके ऊपर में क्या रोशनी देंगे? मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये टेक्निकल बातें हैं। आप एक ऐप देखिए होंगे, आया है केजरीवाल का कवच ना, उसको मैंने डीकोड कराया। डीकोड कराने पे मुझे पता लगा कि जिस नंबर से ये पंजाब में इलेक्शन के दौरान इस तरह का ऐप बना करके लोगों का रजिस्ट्रेशन कराए थे, वही नंबर उसी तरह का ऐप दिल्ली में चल रहा है। वही 704 ऐसे करके कुछ नंबर है, 41 ऐसे करके कुछ नंबर है, जो कि जिससे वही सेम नंबर सेम। तो जिस तरीके से पंजाब के लोगों को मिला, उसी तरीके से दिल्ली के लोगों को भी मिलेगा। दिल्ली के महिलाओं को भी लोग कहीं ना कहीं लोग तरसेंगे, और लोगों जो अफवाह के अंदर में चल रहे हैं, लोगों को अफवाह में चल रहे हैं। मैं तो जनता से कहूंगा कि जनता अपने गली मोहल्ले, अपने जो है कि कॉलोनी के विकास के नाम पे वोट दे, अपने दिल्ली के विकास के नाम पे वोट दे। इन जो है कि लॉलीपॉप के चक्कर में ना पड़े। नहीं तो 5 किलो राशन पे जो लोग अपना जो है कि सारा ईमान डगमगा दिए हैं, का देश की क्या स्थिति हो रही है, वही स्थिति 2100 रुपए वाले उस पे जाएंगे तो दिल्ली का भी जीवन नरक बन जाएगा। काम, विकास, ये सब भूल जाइए और लोगों को आप 2100 रुपए की बात छोड़ दीजिए, पानी के लिए तरस जाएंगे। अभी जल्द में आरटीआई से पता लगा है कि 1,54,00,000 रुपए का घोटाला अभी टैंकर वालों ने किया है यहीं पे। अच्छा जी, 1,54,00,000 रुपए विधानसभा के, अपने विधानसभा यही की, हाँ, पटेल नगर विधानसभा वाले में या दिल्ली वाले में? दिल्ली के अंदर में इतना कर दिया, दिल्ली के अंदर में। चलिए, हाँ, तो ये अभी रिसेंटली है, पिछले 2-3 महीने का बिल है। और वो भी बता दूं कि कुछ गाड़ियां इस तरह से बिल बन गए हैं जो स्कूटर हैं या मोटरसाइकिल हैं। अच्छा, उनके नंबर प्लेट वगैरह लगा करके उसको टैंकर घोषित कर दिया गया। इस तरीके का, इस तरह का जो है कि वो चल रहा है। टैंकर जो है कि मोटरसाइकिल से ढोए जा रहे हैं, आपको बता दिया जाए। समझ गया मैं आपकी बात को, ये आप बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। ये सारी बातों को लेकर के आप लोगों की क्या होगी राय, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, अपने परिवार को, अपने समाज को अगर बनाना है तो फ्री का चक्कर जो है इसको भूलना पड़ेगा। और ऐसा ना हो कि आने वाले समय के अंदर में आपके बच्चे भी शिक्षा को तरसे, स्वास्थ्य को तरसे, या यूं कहूं रहने के लिए मकान को भी तरस सकते हैं। पानी के लिए तो तरस ही रहे हैं दिल्ली की जनता। बाकी आप लोगों की क्या होगी राय, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।